बिहार में जनता का फैसला आ चुका है और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन को प्रचंड बहुमत से जिताया है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी थी। कहा जा रहा था कि यह चुनाव देश में राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। चुनाव से पहले तक यह माना जा रहा था कि बीजेपी बिहार स्वीप करेगी, जबकि चुनाव बाद कांटे की टक्कर की बात हो रही थी। आखिर क्यों हारी बीजेपी, कहां उससे हुई चूक, इसकी यूं तो कई वजह बताई जा रही है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चुनाव में विकास के मुद्दे से भटकना बीजेपी को कैसे भारी पड़ गया। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। पहले तो लालू प्रसाद जी ने हिंदुओं को गाली दी कि गौमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। अब रघुवंश सिंह केवल यही नहीं कहा, ऋषि मुनियों को भी समेट लिया। आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये उन्हीं का भाषण है। उनको मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो जवाब दे। विकास पुरुष मोदी, विकास के हमनाम मोदी। बिहार में बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर नेता पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी ने विकास को ही चुनावी एजेंडा बनाया। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार का नारा दिया। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, विकास का मुद्दा पीछे छूटता गया और दूसरे विवादास्पद मुद्दों ने विकास की जगह ले ली। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण से जुड़ा एक बयान आया। कहा गया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। फिर क्या था, महागठबंधन के नेता खासकर लालू यादव ने उसे लपक लिया। ये गिरगिट के तरह चाल बदलते रहता, भाजपा का ही करेक्टर है। ये बैकवर्ड लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। हालांकि पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में आरक्षण को बचाने का आश्वासन दिया। उल्टा आरक्षण को लेकर महागठबंधन को घेरने की कोशिश की। दांव चला कि महागठबंधन के नेता दलितों का आरक्षण छीनकर दूसरे धर्म के लोगों को दे देंगे। यही बात उन्होंने कही थी कि दलितों का, महादलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये उन्हीं का भाषण है। उनको मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो जवाब दे। लेकिन ये दांव भी बिहार के लोगों ने नकार दिया। ऊपर से हरियाणा में दलित परिवार को जलाने की घटना के बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के कुत्ता वाले बयान ने एनडीए की मुश्किलें और बढ़ा दी। अपनी अंदरूनी रिपोर्टों में पिछड़ती दिख रही बीजेपी ने चुनावी रणनीति बदली। इसी बीच लालू यादव का बीफ पर एक विवादास्पद बयान आया, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने बीफ का मुद्दा बिहार में गरमा दिया। ताबड़तोड़ लालू यादव और महागठबंधन पर हमले होने लगे। पहले तो लालू प्रसाद जी ने हिंदुओं को गाली दी कि गौमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। अब रघुवंश सिंह केवल यही नहीं कहा, ऋषि मुनियों को भी समेट लिया। ये बर्दाश्त से बाहर है, इसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को कि आप गोपालक होकर गाय मांस खाने की बात करते हैं। इस मुद्दे ने बिहार में बीजेपी के विकास के मुद्दे की हवा निकाल दी। अभी बीफ का मुद्दा थमा भी नहीं था कि अमित शाह ने ये कह दिया कि अगर बीजेपी बिहार में हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में पटाखे जले? इस बयान ने फिर बवाल खड़ा कर दिया। महागठबंधन ने इसे पूरे बिहार का अपमान बताया। बढ़ती महंगाई और आसमान छूती दाल की कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऊपर से एनडीए नेताओं ने दाल की कीमतों के बढ़ने का ठीकरा उल्टे नीतीश सरकार पर फोड़ दिया, जो शायद जनता को हजम नहीं हुआ। दाल, दलित, गाय, दादरी और कुत्ता जैसे तमाम मुद्दों पर तो सभी पार्टी के नेता बोलते दिखे, लेकिन असल मुद्दा यानी विकास कहीं पीछे छूट गया। लिहाजा जनता ने भी एनडीए को सीटों के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
हम बात कर रहे हैं बीजेपी की हार की वजह की। दूसरी अहम वजह बताई जा रही है कि कोई बिहारी फेस ना होना, मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार ना होना। हालांकि बीजेपी के लिए मोदी मैजिक कई राज्यों में चला, लेकिन नीतीश कुमार में बाहरी बनाम बिहारी का मुद्दा ऐसा जोर शोर से उछाला कि बीजेपी को खुद भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। फिर से बोलिए, बिहार को कौन चलाएगा? अगर बिहारी चलाएगा तो हम तो बिहारी उपलब्ध हैं ही आपको। इन पोस्टरों को देखिए। बिहार में बीजेपी की बड़ी हार के पीछे इसे भी अहम वजह माना जा रहा है। चुनाव बिहार का है, लेकिन बीजेपी के पोस्टर्स में कोई बिहारी नजर नहीं आता। एनडीए के पोस्टर्स में सिर्फ 2 चेहरे नजर आए। एक तो पीएम मोदी, जिनकी अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा, और दूसरा चेहरा है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। शायद बिहार को ये बात नागवार गुजरी। नीतीश कुमार ने इसे बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया। लोगों से रैलियों में पूछने लगे, बिहारी चाहिए या बाहरी? फैसला आपको करना है कि बिहार को चलाएगा कौन, बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा। फिर से बोलिए, बिहार को कौन चलाएगा? तो अगर बिहारी चलाएगा तो हम तो बिहारी उपलब्ध हैं ही आपको। हालांकि बाद में बीजेपी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है और हम उसमें कम से कम 49 में से 40 सीटें, ये हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे भी कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि पोस्टरों से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी गायब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें राष्ट्र के स्तर पर भी कई चेहरे हैं और प्रदेश के स्तर पर भी कई चेहरे हैं। ये कोई पॉकेट की पार्टी तो है ना राष्ट्रीय जनता दल का, कि निकाला और वही चेहरा बन गया। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बीजेपी ने बिहार में भी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार सामने नहीं रखा, लेकिन ये रणनीति बिहार में कारगर साबित नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ में मंडल और कमंडल दोनों है, लेकिन सामाजिक समरसता और विकास के साथ। अगर वंचित समाज का नेता नरेंद्र मोदी है तो बिहार में नंद किशोर यादव, राम कृपाल यादव हैं, रामविलास पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है। आपके पास कौन है? नीतीश के लिए पीएम मोदी का डीएनए वाला बयान भी बीजेपी को भारी पड़ा। मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में ही समस्या है। नीतीश ने इस बयान को बिहार और बिहार के लोगों की अस्मिता से जोड़ दिया। दरअसल बिहार चुनाव में पीएम मोदी का सीधे और व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमला बोलना भी उन्हें उल्टा पड़ गया। जनता को शायद ये बात एक पीएम के मुंह से अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की छवि महागठबंधन के काम आई। हालांकि लालू यादव के साथ आने से एनडीए ने जमकर प्रहार किया, लेकिन जनता ने नीतीश पर भरोसा बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। दिल्ली के बाद बीजेपी में अमित शाह की स्ट्रेटजी नहीं चली। 2 राज्यों में करारी हार, लिहाजा बीजेपी के मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह ने अपनी कोर टीम में अपनी पसंद के लोगों को रखने में उन लोगों को दरकिनार किया जो जीत में बड़ा योगदान दे सकते थे। देखिए, आप क्रिमिनल्स को टिकट दीजिएगा, जो लोग पार्टी में नहीं हैं उनको टिकट दीजिएगा, तो असंतोष तो होगा। बिहार में बीजेपी की हार की एक अहम वजह मानी जा रही है बीजेपी का चुनाव मैनेजमेंट। सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट बांटने तक में एनडीए का झगड़ा सामने आ गया। सहयोगी दलों का मनमुटाव खुलकर बाहर आया, लेकिन उससे भी अहम था खुद बीजेपी नेताओं का टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के आला नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े करना। बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने तो पैसा लेकर टिकट देने तक की बात कह दी। कहा कि पैसा लेकर बाहुबलियों को टिकट बांटा गया, जी हजूरी न करने वालों का टिकट काटा गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इसकी तस्दीक की। जो लोग पार्टी में नहीं हैं उनको टिकट दीजिएगा, तो असंतोष तो होगा। आप क्रिमिनल्स को टिकट क्यों दीजिएगा? मैं तो एज ए बिहारी पूछ रहा हूं, आप क्रिमिनल्स को टिकट क्यों दीजिएगा? क्या कारण? वहीं पर आप साफ सुथरा आदमी को लड़ाइए और देखिए वो जीत जाता है। बहुत बढ़िया आदमी आर.के. सिंह, और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि उन्होंने अचानक कह दिया होगा। वो कभी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। बिहार चुनाव के लिए अमित शाह ने जो कोर टीम बनाई वो भी सवालों के घेरे में है।
अमित शाह की कोर टीम में जो चेहरे शामिल थे वो हैं अनंत कुमार, धर्मेश प्रधान, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, अनिल जैन। इन चेहरों में कोई भी बिहारी नहीं है, जबकि बिहार में एनडीए के पास कई चेहरे थे जिन्हें वो शामिल कर सकती थी, जैसे सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह और शहनवाज हुसैन। ये चेहरे न सिर्फ बिहार में बीजेपी के सीएम फेस बन सकते थे, बल्कि इनके कोर ग्रुप में रहने से बीजेपी को और फायदा भी होता, स्थानीय पल्स को पहचानने में और मदद मिलती। लेकिन अमित शाह ने अपने लोगों पर ही भरोसा किया। बिहार चुनाव खत्म होने से पहले ही खुद बीजेपी में अंदर खाने ऐसी बातें चल रही थी कि बिहार में जीत मुश्किल है। तभी तो बिहार में बीजेपी ने तमाम मुद्दे आजमा लिए। अमित शाह ने हारने पर पाकिस्तान में पटाखे फोड़ने की बात कही। यही नहीं, अमित शाह ये भी कह चुके हैं कि बिहार के नतीजे नरेंद्र मोदी के लिए जनमत संग्रह नहीं है। इसी वक्त राजनाथ सिंह का भी अहम बयान आया। उन्होंने अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार में हारे या जीते, अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी हारी तो किसकी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में बीजेपी की शिकस्त हुई तो उसकी वजह क्या है। इस पर हमने आपको कई वजह बताई और कई इस पर पैकेजेस पर चर्चा भी करी। साथ ही हमें बताएं कि शिकस्त का जो बात है उस पर 83 सीटें जो बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दी, लेकिन उसमें सच ये है कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई वो सहयोगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं। मुख्तार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल ये है कि शिकस्त जो थी बेहद करारी और कहनी चाहिए वर्स्ट वाली कही जा रही है कि 71 में भी नहीं और ऐसी हार नहीं देखनी पड़ी, तो ये बहुत बुरी हार है बिहार में। वजह क्या हो सकती है? देखिए हम मानते हैं कि ये छप्पड़ फाड़ जनादेश है और हम इस जनादेश का सम्मान भी करते हैं, इस जनादेश को नतमस्तक होकर के सलाम भी करते हैं। और लालू प्रसाद जी ने और नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम इसमें किसी तरह की उनको क्रेडिट देने में कोताही नहीं बरतते। जहाँ तक सवाल है, हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है, संदेश भी होता है, और हर उस सबक और संदेश को लेकर के हम अगर उसका समीक्षा करते हैं और उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये चुनाव हमारे लिए ये आखिरी चुनाव है। हर चुनाव और उस चुनाव की जीत जो है वो कोई आखिरी जीत नहीं होती और आखिरी किसी चुनाव में आखिरी हार नहीं होती। इसलिए चलिए मुख्तार साहब, ये मान लेते हैं पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, जीतती। मान लेते हैं कि ये आप वजह आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन तमाम वजह हैं जो तमाम चर्चा में भी है, सुबह से बातचीत चल रही है इस पर। सवाल इस बात का है कि ये तो बताएं कि इस चुनाव का असर, जैसे तमाम नीतीश भी कह रहे हैं, लालू ने तो साफ खुलेआम कहा, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो बनारस तक आने वाले हैं, लालटेन लेकर आने वाले हैं, तो ये असर जो है आगामी चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि हर चुनाव का असर भी होता है आगे भविष्य की राजनीति पर भी पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। देखिए क्या है कि चुनाव में या कहीं पर भी अगर कोई विजय मिलती है तो उसकी खुशफहमी तो होनी चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम इससे पहले 4 चुनाव जीते हैं। जम्मू कश्मीर हम चुनाव जीते, झारखंड चुनाव जीते, हम हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते। हमने खुश हुए, लेकिन हमने गलतफहमी नहीं पाली और हम मेहनत करते रहे, ताकत के साथ करते रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको अच्छी तरह याद होगा जब इन 4 चुनावों को हमने जीता था, एक चुनाव हार गए थे हम दिल्ली का, तो उस समय जो है वो तमाम मीडिया के लोगों ने, तमाम लोगों ने एक बात कहना शुरू की थी कि साहब ये जो है अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त विकल्प के रूप में सामने आ गए हैं, जो अभी नीतीश कुमार जी के लिए कहा जा रहा है। आना दीजिए, बिल्कुल। अगर कोई जो है वो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रहा है तो हमें कोई बुराई नहीं। रचनात्मक विपक्ष और मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। जहां तक सवाल है बिहार का चुनाव खत्म हो गया, तू मैं खत्म हो गई, क्यों हारे, उसके पीछे कारण क्या थे, अभी चुनाव आयोग का जो अधिकृत डिटेल है वो आएगा, उसका हम समीक्षा करेंगे, कमी होगी उसको करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
जी शुक्रिया मुख्तार साहब जानकारी के लिए। और वक्त आज अभी थोड़ा सा प्रोग्राम में अभी कम है, नहीं तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जी हाँ, तर्ज फिल्मी लग सकती है, लेकिन तस्वीर जो बिहार से निकल रही है वो कुछ इसी तरह की है। बिहार में बड़ी जीत के बाद आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने आम लोगों और कार्यकर्ताओं को तो धन्यवाद दिया, साथ ही बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। देखिए जीत के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने क्या क्या कहा। मैं बोलता था हर सभाओं में कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। यहाँ कोई झंझट नहीं है, असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। बिहार ने बता दिया, बिहार के करीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहर हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, वो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे वहाँ बैठते हैं ना बाहर में, तो जब जब बैठते थे तो हम हार जाते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। हमें यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, रणनीतिकार हैं, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप मैंने देख रहे हैं। लेकिन ईटीवी का प्रबोध हमेशा बताते रहे कि भाई बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो आता है बाहर से, बैलेट आता है ना बाहर से, पोस्टर, उसका ये रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट है। और बीजेपी के दफ्तर में हमने देखा इतना फूहड़ ढंग से ये रिजल्ट देख करके पोस्टल ऑर्डर वाला देह पड़ाका लालू नीतीश मुर्दाबाद, खत्म हुआ, ये वो फलाना। उसके बाद से जब हम लोग 190 की तरफ बढ़ने लगे, तो पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ सरकार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहाँ कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में, कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन केटो टाउन है ना कोई बनाने के लिए, जर्मनी का क्या बोला, अरे केटो जो हाँ, तो वो भी देखेंगे कि कैसा उसका है, ये हवड़ा का पुल बना है कि क्या बना है। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता, उसमें हम घुसे, और बिहार ने
इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता तक इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पैर हम लोग लौटवा दिया बिहार की जनता। अरे खाली पैर चले गए। हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है कि इस जीत के शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा। और आप लोग देखिएगा कि और क्या क्या खेला होता है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दुखी जरूर होंगे। अब कल के बाद हम बोलेंगे। आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है। तो मैनर और कर्सी है, देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं नीतीश के बाद सब तो हम लोग ये जो रूटीन वर्क होता है वो तो बात हम लोग बुझते हैं। उनके लिए भी अच्छा नहीं है इस देश में। वो भी दे दिए वोट। आगे से आप लोगों को भी संकल्प कर लेना चाहिए। ये देश का सवाल है, उसी देश में हम लोग भी सब लोग हैं। और अब हम बंद कर देते हैं। आप लोग को धन्यवाद। कोई भी अखबार के भाई को कुछ हम बोले हों तो हमारी जीत हो गई, आज वापस ले लेते हैं। तो ये लालू जी का पिटारा था जो उनकी जीत के बाद खुला। लेकिन हमारे सहयोगी प्रवीण इंतजार कर रहे हैं। उनके पास एक जादुई पिटारा है, वो भी खुलेगा। और जब वो खुलेगा तो क्या गणित बनी बिहार में, वो सामने आ जाएगी। जादू के पिटारे से ज्यादा ये तकनीक है। हालांकि जादू का पिटारा आज बिहार में जरूर खुला है और इसमें जादू कर दिखाया महागठबंधन ने। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश होना भी चाहिए, बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो जादू का पिटारा है, जो मेरे इशारों पर काम करेगा, वो दरअसल एक तकनीक है जिसका पहली बार टेलीविजन में इस्तेमाल हो रहा है। मेरे इशारों से आप देख पाएंगे किस तरह से आंकड़े सामने आएंगे बिहार चुनाव के। कनेक्ट ये टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र के महासंग्राम की। पाटलिपुत्र के इस महासंग्राम में कई बड़े बड़े दिग्गज थे और उनमें कुछ ये आंकड़े हैं जिन पर नजर दौड़ाने की जरूरत है, यानी वोट शेयर, किसको कितने वोट मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन आता है आपका सीट शेयर का। और सीट शेयर के अलावा हम बात करेंगे बिहार के नक्शे की, यानी बिहार की क्या स्थिति रही है, बिहार में किस तरीके से किसने अपना दम दिखाया है और किसका दम फूल गया है। ये सारी बातें होंगी, एक एक करके हम इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वोट शेयर की, यानी किसको कितना वोट मिला है। जब वोट शेयर की बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं साफ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा महागठबंधन का। और यही वजह रही कि 42% वोट जनता दल यूनाइटेड प्लस यानी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को, इस महागठबंधन को मिला है। कांग्रेस भी इसमें शामिल है। कांग्रेस का भी शानदार प्रदर्शन इस बिहार चुनाव के दौरान रहा है। बहुत उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने भी अपना गठबंधन बनाया। एनडीए में जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे तमाम नेता थे। दलित से लेकर हर वोट को हासिल करने का यादव, तमाम कॉम्बिनेशन बीजेपी ने बनाकर देख लिए। 34% मत उन्हें मिले हैं और ये बीजेपी का बेहद कमजोर प्रदर्शन कहा जाएगा। जितनी उम्मीदें की जा रही थी, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जो जबरदस्त सफलता मिली थी उसके बाद। और अगर अन्य की बात करें तो उनके खाते में गए हैं 24% मत। तो ये वोट प्रतिशत की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार चुनाव की ये शक्ल, ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीट शेयर की, यानी कि किसे कितनी सीट्स मिली हैं, जरा इस पर भी नजर दौड़ाते हैं। और जब सीट शेयर की बात होती है तो आप देखेंगे हरा रंग छा गया है बिहार विधानसभा में। और ये हरा रंग दिखा रहा है महागठबंधन की 178 सीटें हैं, जो या तो वो जीत चुके हैं या जिन पर आगे चल रहे हैं। और ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा रह गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे घटक दलों का। महज 59 सीटों पर वो सिमटते दिखाई दे रहे हैं। अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। तो ये बिहार विधानसभा की तस्वीर कुछ अब आपको यूं देखने को मिलेगी और इसमें पूरी तरह से दबदबा है महागठबंधन का। बस करना यह है कि ये जो हरा रंग है इसमें सामंजस्य बना रहे, यानी कि
आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कोई खटर पटर ना हो तो बहुत ताकत महागठबंधन की यहां दिखाई पड़ती है। और इस बात को पुरजोर तरीके से लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव कह भी रहे हैं कि कोई कितना ही बिगाड़ने की कोशिश कर ले, हम एक साथ रहेंगे, बने रहेंगे। अब बात करते हैं बिहार के उस नक्शे की जहां पर छा गए हैं नीतीश कुमार और उनका जादू। जब आप बिहार के इस नक्शे पर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के रंग में बिहार रंगा नजर आ रहा है। पहले ये जो आप देख रहे हैं सीट्स, हरे रंग से एक एक करके बिहार में एक के बाद एक जब रुझान नतीजे आने शुरू हुए, शुरुआती रुझानों में तो ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे रुझान और नतीजे आगे बढ़ते गए आप देख सकते हैं बिहार का नक्शा पूरी तरह से महागठबंधन की सीटों से पट गया। और ये होना भी था क्योंकि 178 सीटें जैसा लालू प्रसाद यादव कह रहे थे, हालांकि उन्होंने 190 सीटें कही थी और बहुत हद तक उसके नजदीक पहुंचने में वो कामयाब रहे। किसी को अंदाजा नहीं था कि महागठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो आंकड़ों की जुबानी पाटलिपुत्र के महासंग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से महागठबंधन ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस बड़ी जीत के साथ ही अब नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बखूबी प्रवीण बता रहे थे, अपने हाथों के इशारे से समझा रहे थे उन आंकड़ों को जिनके महीनों माथा पच्ची करते रहे वो नेता, और बड़ी बखूबी उन आंकड़ों के जरिए उन्होंने समझा दिया प्रवीण ने कि किस तरह से सरकार का वहां पे गठन होने वाला है। हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने नीतीश कुमार के वॉर रूम को देखा और बात की वहां पे युवाओं से जिन्होंने पूरे चुनाव का संचालन किया। आइए देखिए उस वॉर रूम में क्या कुछ था जिसने महागठबंधन को जीत दिलाई। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, और अब बिहार में ये बहार भी आ गई है और नीतीश कुमार भी आ गए हैं। बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर जितने भी नीतीश कुमार के पोस्टर दिखाई दिए हैं, उस पोस्टर के पीछे के जो असली बैकबोन थे, अगर एक पूरी प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर की टीम है तो उस टीम का सबसे जरूरी मेंबर कम से कम इस वॉर के लिए मनीष कुमार हैं। मनीष, ये वो पोस्टर है जो सबसे ज्यादा चला है, बिहार में बहार भी आई है, नीतीश कुमार भी आए हैं। पूरी पोस्टर वॉर के एक तरीके से हीरो भी रहे हैं। कितना मुश्किल टास्क था, और जब पोस्टर डिजाइन किए जाते थे तो क्या सोच रहती थी? ये मेरा क्रिएशन जो भी है, इनके पीछे तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रशांत किशोर का ही कॉन्सेप्ट रहा है। और जहाँ तक पोस्टर्स होर्डिंग्स की बात होती है, कलर कॉम्बिनेशन, तो रात भर डिसाइड भी होता है ये कलर अच्छा होगा या ये कलर फाइन होगा, क्या लाइंस होंगे। तो ये सारा कुछ देखते हुए एक फाइनल जो टच होता है वो हम लोग देकर और ये पोस्टर्स क्रिएट करते हैं। मेरे को लगता है पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल पार्टी तब सक्सेसफुल हो सकता है जब उसमें कॉर्पोरेट टाइप का एक हायरार्की डेवलप हो जाए, और कॉर्पोरेट वे में अगर वो चलें तो पॉलिटिकल पार्टी भी सक्सेसफुल हो जाएगी, जो अभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। वाकई बहुत एक्साइटिंग था ये पीरियड। इस पीरियड में मैंने हर वो चीज़ एक्सपीरियंस किया जो शायद मैं अपने एक कॉर्पोरेट, सो कॉल्ड कॉर्पोरेट। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा ने बात करी शत्रुघ्न सिन्हा से। आइए सबसे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। पुत्र के महासंग्राम में हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं आज कितनी बड़ी जीत रही है महागठबंधन की और कितनी करारी हार रही है एनडीए के लिए। सबसे पहले अगर सीट शेयर की बात करें तो सीट शेयर में यह साफ हो जाता है कि किसे कितनी सीट मिली है, और आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा पर पूरी तरह से छा गए हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ कांग्रेस भी, यानी महागठबंधन 179 सीटें, जबकि बहुत छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं बीजेपी का या और उनके सहयोगी पार्टियों का 58 सीटें, महज 58 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है एनडीए, और अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। तो यह बात हुई सीट शेयर की। वोट शेयर यानी किसे कितने प्रतिशत वोट मिला है, इसे जानने के लिए चलते हैं मेरे
अरे जल्दी बोलो, तुम भाषण ना दिया करो उसमें, थोड़ा सीधे कट टू कट पे आओ। पाटलिपुत्र का महासंग्राम में अब बात करते हैं सीट शेयर की। हम आपको बताते हैं किसे कितनी सीटें मिली हैं, और ये तो बहुत साफ हो गया है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की जोड़ी ने कमाल कर दिया, उनका जादू चल गया है। सीटों की बात करें तो ये बिहार विधानसभा की तस्वीर दिख रही है। 243 में से 179 सीटें गई हैं जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन या महागठबंधन को, और बीजेपी को महज 58 सीटों पर समेट दिया है और 6 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। वोट शेयर की बात करते हैं, और वोट शेयर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी प्रतीक के पास चलते हैं और वो बताएंगे पाटलिपुत्र का महासंग्राम में किसे कितनी सीटें मिली। जी प्रवीण, और कौन कितना छाया और कौन कितना शुक्ला, ये तय होता है कि किसको कितने फीसदी वोट मिले। तो अगर हम वोटों की बात करें तो 41% महागठबंधन जेडीयू प्लस जिसे हम कह रहे हैं उसको मिले हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसे 35% वोट मिले हैं, और ये बीजेपी के सिकुड़ने का कारण है। और अगर हम अन्य की बात करें तो उन्हें 24% वोट मिले हैं। तो ये जहां तक आंकड़ों की बात है, या किसको कितने फीसदी वोट मिले हैं, तो ये आंकड़े इसको तस्वीर साफ करते हैं। चलेंगे सीधे प्रवीण के पास, जिनके पास एक और आंकड़ा है जो ये तय करेगा कि कैसे सरकार बनी महागठबंधन। जी हाँ, मैं प्रतीक बताने वाला हूं अभी दर्शकों को कि बिहार का नक्शा किस तरीके से आज महागठबंधन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। छा गया है महागठबंधन का रंग हर ओर। आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लगातार आंकड़ों में भी बता रहे थे। सीट शेयर की जब बात की तो हमने बताया किस तरह 179 सीटें मिली। शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा था कांटे की टक्कर होगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे रुझान आगे आते गए, पूरी तरीके से बिहार का ये नक्शा महागठबंधन के रंग में रंग गया, और बिहार एक बार फिर हो गया नीतीश कुमार का बड़ी जीत महागठबंधन के लिए।